नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन भी बीत गया है। आखिरी दिन में कांग्रेस और इनेलो प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा गुरुवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एक तरफ उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। एलनाबाद के उपचुनाव का चुनावी रण जो है वो सज चुका है। उपचुनाव के दंगल में दम दिखाने के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी, जेजेपी और एचएलपी गठबंधन की तरफ से गोविंद कांडा चुनावी अखाड़े में है। बीजेपी के टिकट पर दम आजमाने वो उतरे हैं। जहां एक तरफ गुरुवार को गोविंद कांडा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल और इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उपचुनाव के लिए आपको बताएं, कुल मिलाकर 26 नामांकन अभी तक दाखिल हो चुके हैं, जिनकी किस्मत 30 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी और 2 नवंबर को किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। जब कांग्रेस और इनेलो के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तब सिरसा में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने बीजेपी, जेजेपी और एचएलपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया और चुनाव अभियान को लेकर मजबूत रणनीति तैयार की। इस सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा समेत सिरसा से विधायक और एचएलपी के सुप्रीमो गोविंद कांडा, गोपाल कांडा और बीजेपी के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला, विधायक कमल गुप्ता, बीजेपी जिला प्रधान आदित्य चौटाला, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के जिला प्रधान सर्वजीत मसीता समेत कई तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने एलनाबाद की जनता को भरोसा भी दिलाया कि वो एलनाबाद के विकास के लिए सीएम के सामने झोली तक फैला देंगे और एलनाबाद में इतना विकास करेंगे जितना पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुआ। तो वहीं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी आश्वासन दिया है कि वो अपने छोटे भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर सिरसा के साथ एलनाबाद का भी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बीच चुनाव से पहले ही इनेलो का एक ऐसा चेहरा भी सामने आ गया है जिसने ये साबित कर दिया है कि किसानों का हितैषी बनने वाली इनेलो दरअसल किसानों का सिर्फ इस्तेमाल में पहुंचा और बीजेपी का विरोध भी करने लगा। एलनाबाद का चुनावी इतिहास आपको बताएं, 1967 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था। प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस की टिकट पर यहां विधायक पहली बार बने। प्रताप सिंह चौटाला देवीलाल के मंझले बेटे थे। 1968 में विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद खोड़ यहां से विधायक चुनकर आए। लालचंद खोड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। चौटाला ने अदालत में इस चुनाव को बाकायदा चुनौती भी दी थी। अदालत ने चुनाव को बाद में रद्द भी कर दिया था चुनौती देने के बाद। 1970 में हुए उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला एलनाबाद से विधायक बने। 72 में कांग्रेस के बृजलाल गोदरा यहां से विधायक बने। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के भागीराम विधायक चुने गए थे। 1982 और 1987 में लोकदल के भागीराम ने चुनाव जीता। 91 में कांग्रेस के मनीराम केरवाल विधायक यहां से बनकर आए। 1996 और 2000 में चुनाव में भागीराम एक बार फिर से यहां पर विधायक चुने गए। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अतर सिंह संधू जी किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं। रमन मलिक भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खाली चहलका हमारे साथ होंगे और विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से आज एक वीडियो सामने आया और वो वीडियो ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा भी ये कह चुका है कि हमारी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है। आपके ही अब जो पूर्व हल्का प्रधान है रणधीर जोधका, वो भाजपा नेता का विरोध करते हुए नजर आते हैं और उनके हाथ में संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा है। क्या समझा जाए सर इस बात को? ये विरोध लोकदल कर रही है, वो भी किसानों का भेष लेकर।
हो सकता है वो पूर्व में हल्का प्रधान रहा है, आजकल वो किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभा। नहीं, कुछ उनकी एक और तस्वीर भी है सर, जो मैं दिखा देता हूं, वो अभय सिंह चौटाला के साथ एक मंच पर भी मौजूद है, अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर है, और वो आपका किसान सम्मेलन जब आपने बुलाया था उसी वक्त की तस्वीर है वो। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो आगे होंगे, किसान सम्मेलन बनाया तो उसमें किसान नेता के रूप में वो आए होंगे जरूर, लेकिन आज वो किसान नेता है, इनेलो तो पहले वो हल्का प्रधान रहे हैं, आज हल्का प्रधान नहीं है। जैसा आपने बताया, मैंने वीडियो नहीं देखी है, लेकिन आपके बताए अनुसार भी ये बात जायज है, किसान होने के नाते तो बीजेपी का किसान तो विरोध करेंगे ही करेंगे। हेलो जी जी जी, हम सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, आज इनको इस बात का मालूम है कि इनेलो हल्का जो है पूर्ण रूप से इलाहाबाद हल्का पूर्ण रूप से इनेलो का है, और वहां से इनेलो का जो प्रतिनिधि है उसी ने भारी मतों से चुनाव जीत करके आना है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात ले लीजिए, छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं कि जोधका ने विरोध कर दिया, उसने विरोध कर दिया। भाजपा का तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश ही विरोध कर रहा है, वो एक पूर्व हल्का प्रधान उसने कर दिया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भाजपा पार्टी के, आपने सुना होगा 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे धनखड़ साहब कि हमारे पास 17 नामों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन फिर भी इनको जो है ना एक कैंडिडेट बाहर से लेना पड़ा और इलाहाबाद में कांडा बोने का काम किया है। जो कि आपको ये भी ध्यान होगा, जब 2019 में गोपाल कांडा जी चुनकर के आए थे और उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए बाकायदा चिट्ठी भेजी थी कि मैं सरकार का समर्थन करना चाहता हूं। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश इकाई ने इसका समर्थन लेने से भी मना कर दिया था। आज कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिसका समर्थन नहीं ले रहे थे? सर, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो भाजपा के साथ तो आप भी थे, भाजपा के साथ तो कभी आप भी हुआ करते थे। पुराने मुद्दों पर बात नहीं करेंगे सर, राजनीतिक में तत्कालिक चीजें चलती हैं सर, ऑन द स्पॉट चीजों को, हालातों को देखकर फैसले किए जाते हैं, ये बात आप भी समझ सकते हैं। मैं ये बताता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांड वाले कांडा में ये 1.5 साल के अंदर अंदर ऐसे कौन से गुण पैदा हो गए जो जिसका समर्थन भी नहीं ले रहे थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी उसका फूलों से स्वागत करके और अपना प्रतिनिधि बना करके उतारती है। क्या उन 17 में इनके पास कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको वही चुनाव लड़वा देते? भारतीय जनता पार्टी का पाड़ा बिल्कुल खाली है, इसलिए इन्होंने उनको उधार लेकर के इलेक्शन लड़वा रही है। रमन मलिक जी, देखिए, उधार लेकर लड़वा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी तो अपनी पूरी बिसात ही उधारी पे है साहब। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि आज इनेलो ने जिस पक्ष में, जिस विषय के ऊपर इस्तीफा दिया था विधानसभा से, वो क्या पूर्ण हो गया? क्या वो काम पूरा हो गया? इनेलो का कोई भी व्यक्ति अजय चौटाला को तो कर सकती थी, अरे सुनिए ना, सुनिए, इनेलो जो कर सकती थी उसने पूरा किया है, उससे भी ज्यादा किया है। मैं किसानों की मदद के लिए इनेलो ने जो किया। रेणु साहब एक एक करके बात रखेंगे। रेणु जी वो बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपके पास जवाब ले लूंगा उस बात का। मलिक साहब, देखिए, अजय चौटाला ने जो करना था उन्होंने रिजाइन करा, ये देखते हुए कि एक ही विधायक हैं, और उन्होंने रिजाइन करके ये सोचा कि नाखून कटा के मैं हीरो बन जाऊंगा। वो हुआ नहीं। अब उन्होंने फिर ये सोचा कि जी बाबूजी आ जाएंगे तो बाबूजी मेरी नैया पार कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। अब क्या करें? वापस कूदी मारी। अगर मैं ये बोलता हूँ, छोड़ दीजिए सारा चीज, अपने आप ना आते अपने बेटे को ही लड़ा देते। लेकिन बात ये आई कि इनेलो भी अगर लड़ती है तो ये तो इनेलो का डिसीजन था ना, इनेलो का विधायक था, इनेलो की टिकट थी कि जी वो काम अगर हो गया होता तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल लड़ाई करें, 10 बारी लड़ें एक ही चीज से, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो आप हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, आप अभी आपके लोग सामने आ गए जिन्होंने किसान बन के बहरूपिये आके दंगा फैलाते हैं, ऐसे ही और जगह भी लोग करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वहां पे एक और नेता भी हैं, विकल्प क्या नाम है उनका, विकल्प प्रचार, वो भी किसान नेता है, उनके साथ भी लोग हैं, उनके साथ भी किसान मोर्चे हैं।
वो आज आप ये जो क्लेम करते हैं कि जी किसानी के लिए हम कर रहे हैं, किसान मोर्चा ये है, किसान मोर्चा, उनके साथ भी है किसान, और वो तो ज्यादा किसान संयुक्त उनके साथ है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी ये जो नाखून कटा के एक धर्मार्थ बनने की कोशिश थी, उसका क्या हो? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस प्रकार से आप भागीरथ बनने गए थे SYL के मामले में और PWD के कारिंदे बन के आ गए रोड फाड़ के। इससे ज्यादा आपके पास में कुछ नहीं है साहब, आपके पास प्रो पीपल पॉलिटिक्स है ही नहीं। ठीक है, रेडू साहब जवाब दीजिए, फिर मैं अब इनके पास आता हूं, अतर सिंह जी के पास आता हूं। हाँ, रेडू जी। रमन मलिक जी जैसे कहते हैं कि नाखून कटवा करके जो है ना शहीद होने की बात ये कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आपने विधानसभा से इस्तीफा देना, एक MLA के पद से इस्तीफा देना, और वो भी किसानों की मांग के ऊपर। जब टिकरी बॉर्डर पर अभय सिंह जी पहुंचे थे तो वहां पर मौजूदा किसान नेताओं ने उनसे निवेदन किया था कि अभय जी आप हमारी मदद करें, और मदद इस्तीफा देकर के होगी, आंदोलन को मजबूती मिलेगी। विजेंद्र जी, किसानों के कहने पर मैं टोकता नहीं सर आपको, मैं टोकता नहीं, लेकिन आपने बात ही ऐसी कह दी। विजेंद्र जी, मैं उस स्टेटमेंट को कोट करता हूं जो कि अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाएगी मैं विधानसभा की शक्ल नहीं देखूंगा। तो अब चुनाव अगर जीतते हैं तो फिर से इस्तीफा दे देंगे क्या? देखिए, शक्ल ही नहीं देखेंगे, हारेंगे पूरे। नहीं, उन्होंने ये कहा था 26 जनवरी तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और 26 तारीख तक इन्होंने मांग पूरी नहीं की, इसलिए 27 तारीख को उन्होंने कहा था सर, उन्होंने ये कहा था कि मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। और दूसरा ये भाई साहब कहते नहीं, उन्होंने ये कहा था 26 तारीख तक मांग पूरी करनी होगी, और अन्यथा मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चलो अगर कहा भी तो आज किसानों हल्के के किसानों ने इकट्ठा होकर के उनसे फिर निवेदन किया है कि अगर विधानसभा में किसानों की, गरीब की, मजदूर की कोई आवाज उठा सकता है तो केवल और केवल अभय सिंह नेता है। कांग्रेस के 31 MLA के बराबर में अभय सिंह अकेला उनके ऊपर भारी पड़ता है। इसलिए हल्के के लोगों ने कहा कि अगर हमारी आवाज कोई बुलंद करेगा तो अभय सिंह ही करेगा, और आप ही दोबारा इलेक्शन लड़े, हम आपको दोबारा से विधानसभा में देखना चाहते हैं। किसानों की मांग के ऊपर ही आज फिर अभय सिंह जी मैदान में आए हैं, और किसानों का एक तरफा समर्थन अभय सिंह जी के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो छोटी छोटी बातों को अभी से उठाना शुरू कर दिया ताकि आगे होने वाली हार। विजेंद्र जी, 43 नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। एक संगठन का नाम बताइए जिन्होंने समर्थन दिया आपको। जी, सभी ने, संयुक्त मोर्चा ने संगठन दिया है। नहीं, संयुक्त मोर्चा मना कर रहा है सर, ओम प्रकाश चौटाला मोर्चा मना कर रहा है, संयुक्त मोर्चा साफ तौर पर मना कर रहा है। ऑन स्क्रीन मेरी डिबेट में अभी 1 घंटे पहले मना किया है कि हमारा कोई समर्थन नहीं है। नहीं, मान ली मैंने आपकी बात, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। उन्होंने इलेक्शन में न्यूटन वो रहना चाहते हैं, वो किसी संगठन के साथ नहीं लगना चाह रहे हैं, वो अपना एक गैर राजनीतिक संगठन रखना चाहते हैं ताकि आंदोलन को मजबूती मिली रहे। लेकिन अभय सिंह जी ने जो उनके लिए किया वो इसका एहसान माने हुए हैं, और एक संगठन के रूप में नहीं। ठीक है, मैं किसान नेता से ये बात पूछ लेता हूं, मैं किसान नेता से ये बात पूछ लेता हूं। अतर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अतर सिंह जी, इस चुनाव को लेकर के, इलाहाबाद के चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है पूरे प्रदेश में। अभी मैं भाई कृष्ण विजेंद्र रेड्डी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा भी अभय सिंह चौटाला जी पूरे जो 31 विधायक हैं कांग्रेस पे, उन पे सब पे भारी हैं। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, गुंडागर्दी में पूरे भारी है हरियाणा में। वो गुंडागर्दी में अभय सिंह चौटाला जी से बड़ा कोई देश में ना तो गुंडा है ना कोई ताकतवर आदमी। वो आपने देख ही लिया, उनके हल्का प्रधान ने जो आज ड्रामा किया वहां जाकर के। दूसरी बात ये कहता हूं, पूरे किसान मोर्चा ने, संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने ऐलान किया है भाई हम किसी भी राजनीतिक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा हमारा आदमी। उन्हीं में से उठ करके विकल्प प्रचार, चुनाव का पर्चा भरते हैं जाकर के, या पंजाब में बाकी नेता गुरनाम चुनने की कोशिश करता है पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ूंगा। जो असली किसान संयुक्त किसान में मोर्चा में बैठे, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान है, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है, उसके कोई भी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरे अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही थी, भाई मैं त्याग पत्र दे रहा हूं किसानों के समर्थन में। आज अगर समर्थन ही उन्हें चुनाव ही लड़ना था तो कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों करवा दिया प्रदेश का। ये जो नुकसान कराया प्रदेश का, दोबारा चुनाव होगा, इसमें प्रदेश का खर्चा होगा, चुनाव में ताकत लगेगी, कितना पैसा खर्च होगा, ये प्रदेश को तो नुकसान होगा। तो अगर इन्हें चुनाव समर्थन नहीं करना था, विरोध किसानों का,
तो चुनाव ही नहीं, त्याग पत्र नहीं देते, रामता अपना विधायक की चुनाव लड़ते, विधायक की अपने कार्रवाई करते। दूसरी मैं कहना चाहता हूं, कह रहे हैं ना कि किसानों का साथ मिल गया हमें ये करने से। नहीं, कोई किसानों ने कोई साथ नहीं दिया। विकल्प प्रचार भी विकल्प प्रचार ने पहले कह दिया था 1200 करोड़ रुपया किसान संगठनों के पास आए, वो जवाब दे दें। ये सब लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर मोटी फंडिंग करा रहे हैं विदेशों से, ताकि पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ सके। 700 लोग शहीद हो चुके, किसी भी किसान परिवार को एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं दी किसान आंदोलन में, करोड़ों रुपया विदेशों से इकट्ठा कर लिया। भाई ये पूरी तरह राजनीतिक है से कांग्रेस के, ये कांग्रेस और चौटाला के कंधों पर बंदूक लेकर के जो लोग नेता काम चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्लॉप होंगे। ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। ये अभी मैं रेड्डी साहब कह रहे थे भाई पूरे देश का किसान बीजेपी का विरोध कर रहा है। कैसे भाई, क्या बीजेपी में किसान नहीं है क्या? या किसान सिर्फ चौटाला इन लोगों की बपोती है या कांग्रेस की बपोती है क्या? किसान सभी संगठनों में है पूरे देश में। और मैं ये कहता हूं पूरी तरह से जो आंदोलन चल रहा है चले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र में आंदोलन चलाना सबका भी अधिकार है और होना भी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए आंदोलन चलाने की। लेकिन जिस तरह से आंदोलन में गुंडागर्दी करके प्रदेश के चुने हुए नुमाइंदों को गाड़ियां रोक करके जो पथराव किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण किसी में नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी किसान संगठन के नेता की गाड़ी रोकी जाए, बिल्कुल नहीं रोकी जानी चाहिए। ना सरकार को रोकना चाहिए, ना सरकार के उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करने चाहिए, उनका अधिकार है। हाँ, अगर वो गुंडागर्दी के किसान नेता करते हैं और पथराव करते हैं या उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून से बढ़कर ना देश में कोई है और ना कोई होना चाहिए। अतर सिंह जी आपकी बात सहमत है, लेकिन अगर इस पूरे आंदोलन का फायदा कुछ राजनीतिक दल अगर उठा ले जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी तो किसान आंदोलन की भी होगी, किसान नेताओं की भी होगी। बिल्कुल, देखिए ये तो इलाहाबाद के चुनाव में पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ये कहना है भी, मैं बार बार वही दोबारा उसी बात को दोहराऊंगा। अभय सिंह चौटाला जी ने, अच्छी बात है, त्याग पत्र दिया, हमें भी खुशी हुई थी, किसानों को साथ उन्होंने दिया था, लेकिन दोबारा चुनाव करके तो हरियाणा को तो और नुकसान कर दिया। इनको अब ये चाहिए था भाई मैं जब तक किसान बिल वापस नहीं होते मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर तो लोग हरियाणा के जो किसान इसके कर्जदार होते और निश्चित रूप से इसको नेता मानते। अगले चुनाव में 3 साल बाद 2 साल बाद चुनाव होंगे, जब इसका पूरा समर्थन करते। लेकिन इन्होंने अब दोबारा चुनाव लड़के अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है अतर सिंह जी, मुझे नहीं पता, अतर सिंह जी मुझे नहीं पता आप ये वक्तव्य आज कहां से लेकर के आए हैं और कैसे लेकर के आए हैं और किसके द्वारा सुझाया गया है। मैं मानता हूं किसी ने आपको सुझा करके आज डिबेट में बिठाने का काम किया होगा जरूर, अदरवाइज मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। आंदोलन के सभी नेताओं ने आभार व्यक्त किया है। इस बात का आभार व्यक्त किया, किसी ने सिखा करके बिठाया है आज इस डिबेट में। मैं तो खुद सिखाया हूं भाई, मुझे कौन सिखाएगा? अंदाजा है इस बात का, मेरा अंदाजा है। मैं 20 साल से किसान किसी किसान नेता ने 10 सालों से डिबेट करता हूं, मुझे कौन सिखाएगा भाई? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अतर सिंह जी, आप मेरी बात सुनने का काम करें। मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी अंदाजा बता रहा हूं, मैं अपनी कल्पना बता रहा हूं। मुझे 100% ये मतलब अंदेशा हो रहा है कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशिक्षित करके इस डिबेट में बिठाने का काम किया गया है। आज तक शुरू से जून 2020 से मैं किसान आंदोलन की हर एक जो कार्य है उसको मैं देखता हूं, रीड करता हूं, स्टडी करता हूं और अंडरस्टैंड करने का भी प्रयास करता हूं। एक भी किसान नेता का वक्तव्य आज तक ऐसा नहीं आया जो वक्तव्य आज आप दे रहे हैं। ये ठीक है, आपका हक, आप बोलिए जो बोलना चाहें, लेकिन जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जेल से रिहा होकर के सभी बॉर्डरों पर किसानों के बीच में गए, वहां पर किसानों ने जोरदार फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, वहां पर लड्डू बांटने का काम किया और सभी ने आभार जताया। 1-1 घंटे का भाषण देकर के आए। सभी किसानों ने इस बात का एहसान माना कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जेल से रिहा होते ही हमारे बीच में आए और सभी ने उनका आभार प्रकट करने का काम किया। जिस प्रकार से अतर सिंह जी, शर्म करो थोड़ी सी, मुझे ये शब्द यूज करने पड़ेंगे। आप अभय सिंह जी को गुंडा कह करके पुकारते हो। जिस अभय सिंह जी ने, जिसके पीछे 1967 से लेकर के आज तक उसके पीछे खड़ा है, उनके सुख दुख का शामिल होता है। डिबेट के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का हक नहीं होता। एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, होता है जो डिबेट में बैठता है। और व्हाट लाइक ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, आई एम वेरी परेशान हूं मैं इस बात से कि ऐसे वर्ड गुंडा, जैसे एक हरियाणा के विपक्ष के नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुका है, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा है, आप उसको विजेंद्र जी, उसे क्या फर्क पड़ता है? विजेंद्र कोई तरह नहीं, आप किसान नेता आप उंगली उठाई, लेकिन आप खुद दिखा रहे हो। मैंने आपकी बात का जवाब दिया, आपने कहते हो 31 विधायकों के बराबर है।
31 विधायक को 31 आदमी के बराबर में एक आदमी कैसे हो जाए भाई? हाँ, यह तो बराबर बहुत बड़ी है। चीज है वो। जिस प्रकार उसमें से क्या सुनिए, अतर सिंह चुने विधायकों के बराबर होगा? हाँ, इसका सुनिए, मतलब गुंडा में सुनिए। ताकत है उसमें, या महाबली है वो? मैं महाबली तो दिखता नहीं हमें, महाबली है। सुनो मैं फिर इसका मतलब गुंडे की ताकत होगी उसके पास। सुनो, ये हिम्मत की अतर सिंह जी महाबली तो हाथी भी होता है, जिसको एक जो है ना एक बाबा उसको चलाता है। महाबली और ताकत होने की बात नहीं होती, एक समझदारी की, कॉन्फिडेंस की। विजेंद्र जी और ठीक जो है ठीक है ना सर, अपनी ठीक है हिम्मत विजेंद्र की जी, बात विजेंद्र होती जी है। एक जिस सवाल है प्रकार सर, से विजेंद्र जी एक सवाल है मेरा, एक जी, सवाल है मेरा। जी। गुड़गांव के अंदर 15 हाँ जी। दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया अभय सिंह चौटाला ने, और वो स्टेटमेंट ये था कि जब भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे तो उन्हें विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। तो अब ये विरोध का सामना जो करना पड़ रहा है, जिसमें पीठ पीछे आप ही के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो क्या ये भड़काने वाला स्टेटमेंट समझा जाए चौटाला साहब का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसान है जिसको आप हल्का प्रधान प्रचार को कह रहे हैं, वो एक किसान है, उसको अपना दर्द है और अपने दर्द के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। इसके पीछे इंडियन नेशनल लोकदल का कोई हाथ नहीं है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी इज फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फॉर अवर कंट्री। हम डेमोक्रेटिक तरीके यानी से आप इतना तो मान रहे हैं ना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है? स्वभाव के साथ इलेक्शन लड़ना। आप इतना मान रहे हैं कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होना और जो बीजेपी का विरोध करना, ये कोई जरूरी नहीं कि वो पार्टी के कारण ही उसका विरोध कर रहा है। वो किसान भी है, पहले वो एक किसान है, बाद में वो पार्टी का कार्यकर्ता है। वो एक किसान के रूप में बीजेपी का विरोध कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, हर जगह ही तो विरोध हो रहा है। इन्होंने ठीक है रमन मलिक जी, अब ये गंगाधर और शक्तिमान वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं रमन मलिक जी। रूप से सामने आ गया हुआ है कि बौखलाहट इनेलो में इतनी है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोल दिया था कि बिल्कुल रोड पे आके गुंडागर्दी बिल्कुल पीसफुल है। ग्रीन ब्रिगेड को दोबारा एक्टिव कराने की कोशिश में अभय चौटाला हैं और इससे नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से आज इनका एक कार्यकर्ता सामने आया है, ऑन टेप सामने दिख गया है, वो यही दिखाता है कि हाथ पांव इस तरीके से फूले हुए हैं अजय चौटाला के भी और इनके अपना ओपी चौटाला साहब तक के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो मैं आज ये चीज पूछता हूं और जिसको जवाब देना चाहिए, क्या इस हिंसा का, इस जो कोवर्ट ऑपरेशन किसानों के नाम पे आईएनएलडी चलाना चाहती है, क्या इसी के बहाने जीतने का इरादा है? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या आपने जो वायदे करके ये त्याग पत्र देकर अपने आप को महाबली दिखाने की कोशिश करी थी, क्या वो पूरा हो गया? नंबर 2। नंबर 3, आपकी पार्टी के अंदर क्या ये हिम्मत है कि वो ये एक्सेप्ट करे कि जिन लोगों ने आपको रिजाइन करने के बाद एक वक्तव्य बोलने की इजाजत नहीं दी और लौटा दिया बैरन लिफाफे की तरह, जिनको आपने बुलाया देवीलाल जी की वर्षगांठ के ऊपर, उन्होंने वहां से भी आने से मना कर दिया। ऐसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं साहब, कि आप कटोरा लेकर उनके पास सपोर्ट की भीख निरंतर मांग रहे हैं? ये बताएं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं खालिद भाई के पास पहले आता हूं। खालिद चैलका जी, हाँ, अपनी बात भी रखिए और साथ साथ सर इस बात का भी जवाब दीजिए कि कुछ राजनीतिक दल, जिसमें अभी तक तो इंडियन नेशनल लोकदल का ही प्रूफ सामने आया है, अब उसमें कौन है कौन नहीं वो बात की बात है उनके अलावा, लेकिन जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, आपकी भाषा भाजपा की भाषा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहां पर एक कॉमन बात कहनी पड़ेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तरीके से नहीं चलती है। खालिद जी, देखिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी केशव जी, तो उसमें गाइडलाइन में क्या था? गाइडलाइन में था कि नॉमिनेशन के लिए 2 व्यक्ति जाएंगे और किसी भी सभा में 1000 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। ये था ना, आप लोगों ने दिखाया और ये गाइडलाइन थी। तो उसका आज जब नामांकन किया भाजपा के प्रत्याशी ने, तो आप अपने ही स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहां कई हजार लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने खुद ने कहा कि ये तो हमने मात्र 100 लोग की जरूरत थी और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ गए। ये नामांकन नहीं है सर, मैं इतना तो क्लैरिफाई कर दूं, ये नामांकन नहीं है, ये नामांकन नहीं है जो तस्वीरें भी चल रही हैं। सुनिए मेरी बात, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, दोनों अलग अलग चीजें। उसके अलावा जो एलडी के जो विधायक हैं
अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा इसलिए था कि वो वैसे तो कोई साख थी नहीं आईएनडी की हरियाणा में, क्योंकि खत्म हो चुकी थी। एक विधायक रह पाना ये अपने आप में जाहिर करता है, ये मेरे कहने से नहीं, वो जाहिर होता है कि उनके पास क्या था। उनके पास कुछ था नहीं। उनको लगा कि ये किसान आंदोलन के हम इसकी सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसमें क्या हुआ, जब श्री चौटाला साहब जेल से छूट के आए और वो मंचों पर गए किसानों के, तो वहां किसानों के मंच पर उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरी बात, अब जो स्थिति वहां पे है, खुद किसानों ने अपना चुनाव लड़ने का जो उन्होंने कहा कि हम इनके मतलब उन्होंने कहा कि इस तरह जो उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की बात की, तो ये समझ लीजिए किसान भी वहां का उनके साथ नहीं है। ये एक बहुत मोटी बात समझने की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इस्तीफे से किसान आपके साथ था, वो तो कह रहे हैं पूरा संयुक्त मोर्चा हमारे साथ है, किसान हमारे साथ वो तो किसान जवाब देंगे, लेकिन जो हमने, आपने और सबने देखा, आपकी टीवी स्क्रीन पे देखा, देश के मीडिया में देखा, अगर ऐसी स्थिति तो वहां का किसान, जो किसान नेता है, वो ये घोषणा क्यों करती कि हम चुनाव खुद लड़ेंगे? तो ये स्थिति साफ करती है कि किसानों का या इससे कोई एक उनका कोई वास्ता नहीं। तो उन्होंने एक स्टंट करने की कोशिश की थी, जो स्टंट उनका फेल हो गया। और अब मुश्किल यह है कि जिस सीट पे बहुत दिनों से वो बैठे हैं, उसको बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसके लिए वो सारी चीजें अभी हमारे किसान नेता कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको कि वो इस बात में आईएनडी के प्रवक्ता को ऐतराज था। देखिए, जब इस प्रदेश में आईएनडी की सरकार थी, तो इस प्रदेश में प्रदेश का हर व्यक्ति बहुत जगजाहिर है, आम है कि अभय सिंह चौटाला जी ने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ क्या सलूक किया था। ये कुछ छुपी हुई चीजें नहीं होती है कि राजनीति कोई एक डब्बे की चीज नहीं है, ये खुल जाती है बहुत जल्दी, आपको देखने को मिल जाती है। तो उस समय क्या चीजें सामने आई, ये पूरे प्रदेश ने देखा कि पता लगा कि आज गुड़गांव के विधायक के साथ ये हुआ, पता लगा आज पटौदी के विधायक के साथ ये हुआ, पता लगा आज किसी और विधायक के साथ ये हुआ। कौन कर रहा था उस सबको, उस राज के अंदर कौन कर रहा था? अभय सिंह चौटाला जी का नाम आता था उस समय। तो ये सारी चीजें आपकी छुपी नहीं रह सकती। आप राजनीति करते हैं ना, इनका जवाब प्रदेश कभी ना कभी प्रदेश के लोग आपसे लेंगे, और वो इस चुनाव में, इस प्रदेश की उम्मीदें हैं कि इस चुनाव में हर हाल में आपसे जवाब लिया जाएगा उन सब चीजों का। चौहान साहब रखिए अपनी बात। कैशव, लोकतांत्रिक अपना जो व्यवस्था है, क्या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब सामने दिखाई दे रहा है। इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन में जो है अपना हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, आरोप प्रत्यारोप भी जाते हैं, कहना सुनना भी होता है। जो आपसदारी होती है वो आपसदारी बिगड़ने के कगार पे पहुंचती है। और जो ये इस छोटे से इलेक्शन में वैसे तो ये काफी कुछ है सामने दिखाई दे रही है। अफसोस होता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ये हैं, और इसके बावजूद भी देखिएगा इलेक्शन लड़ाया जाता है, चुनाव आयोग अपना गाइडलाइन जारी करता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कितना पालन कहाँ कैसे हो रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी आज तो नॉमिनेशन तक ही है, उसके बाद में कैसा है क्या होगा। कल भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हालात कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे कि जो है कहीं विरोध करो, विरोध सीमा में रह के करो। अब वो जो थे हालात उसका आज सामने आ ही गया कि कैसे कहाँ क्या अपना कौन किस पार्टी का है, कैसे क्या। अरे कैंडिडेट है, कैंडिडेट को अपना चुनाव भी प्रचार करने दोगे। अब ये तो है नहीं कि साहब नहीं ऐसा ही कि हम नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह के जो है वो चलने वाला नहीं है कि वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, उधर गवर्नमेंट कुछ करेगी, फिर हल्ला मचेगा, ये हो गया वो हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना अपना राइट है, हर किसी उम्मीदवार है, उम्मीदवार हो चाहे कैसा भी रहा हो। अब यह है कि अभय चौटाला ने अपना जो रिजाइन दिया था, कैसे दिया था, वो तो उसका जो है उसका जवाब उसके मतदाता दे देंगे, कैसे क्या किया है वो सब सामने आ जाएगा। रेड्डू साहब जवाब भी दीजिएगा, और साथ साथ आप इस बात को भी देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो इस्तीफा देने का पूरा घटनाक्रम था वो केवल एक राजनीतिक स्टंट था, और ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में बनने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बन चुका है, बल्कि बन चुका है। विजेंद्र रेड्डू जी। नहीं, ऐसा है केशव जी। हाँ केशव जी, इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, दोबारा भी बता देता हूं शॉर्ट में। किसानों की डिमांड के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया, और किसानों की डिमांड के ऊपर ही वो आज इस चुनाव में दोबारा ये बात जनता नहीं समझ रही है। इस बात का जवाब है कि
नहीं, जनता अच्छे से समझ रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा जानबूझ करके इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके बहकाई में बिल्कुल नहीं आने वाली है। जनता अच्छे से समझ चुकी है कि अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था और आज हर किसान उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे हमारे रेडू साहब वो कह रहे हैं, रेडू साहब खालिद जी कह रहे हैं कि देश में इतने सारे किसान संगठन हैं, आप एक दो की चिट्ठी तो दिखाइए कि हमारे कहने से इन्होंने इस्तीफा दिया और हमारे कहने से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई जिस समर्थन की आप बात कर रहे हैं वो समर्थन कहीं औपचारिक रूप से दिखे भी तो सही कागजों में। खालिद सुनो केशव जी, खालिद जी दरअसल अभय सिंह की लोकप्रियता से कुछ ज्यादा ही घबरा गए हैं। जब एक आंदोलन है वो गैर राजनीतिक किसान का आंदोलन है, वो लिखित में क्यों देंगे कि हम इसका समर्थन दे रहे हैं? वो जो उनको वोटिंग करनी है, उनके पक्ष में प्रचार करना है, उनको जितवाना है, वो काम करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई लिखित में जो है ना नोटिफिकेशन नहीं हुआ करते। खालिद जी आज हिंदुस्तान का हर किसान मानता है, हरियाणा प्रदेश का तो 100% मानता है कि अभय सिंह ने किसानों की मदद की। और इसके अलावा खालिद जी इसके अलावा और सुनो, दो हॉस्पिटल वहां पर चला रहे हैं अभय सिंह जी। किसके लिए चला रहे हैं? ठीक है, मैं किसान नेता से 50 लाख रुपए मैं किसान नेता से महीने का, करोड़ों रुपए किसानों के ऊपर वहां पर किसान नेता से पूछ लेता हूँ। रेडू साहब हम ये बात कहना नहीं चाहते, लेकिन आप कहवा रहे। केशव जी एक मिनट, रेडू साहब सर ये बात मैं क्लैरिफाई करते हैं। रेडू साहब मैं आपको बताता हूँ, देख बोलिए। महम कांड को 100 साल तक लोग भूल नहीं सकते। अभय सिंह चौटाला ने कितना बड़ा कांड किया था। आप अब पूरे किसान कांग्रेस के प्रवक्ता भी याद करो साथ में। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता खीरी वाला भी याद करो, आप उस पर लखीमपुर खीरी वाला भी याद करो। बात सुनो, किसी को बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? खालिद चहलका कांग्रेस के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। आज आपके सामने सच्चाई बयान कर रहे हैं। भैया गुंडागर्दी कब तक चलेगी देश में? हर जगह कभी ये सच्चाई नहीं है क्या? लखीमपुर खीरी वाली सच्चाई नहीं है? नहीं। और अतर सिंह जी ये सच्चाई है क्या? आपका मुख्यमंत्री सरेआम कटार मारने की बात करता है, आपका मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात करता है। सुनो रेडू साहब, अगर जिसने ऐसा लखीमपुर चिड़िया कांड किया है, सरकार उसका समर्थन नहीं कर रही। जिसने कांड किया फांसी दो। अमर मलिक जी नहीं है, कहता है कानून में फांसी दो उसको। क्यों नहीं कर रही? गुंडागर्दी में इन लोगों के लोग गुंडागर्दी करेंगे। अतर सिंह जी वो ये कह रहे हैं, ठीक है रेडू साहब सर मेरा मुद्दा वो नहीं है, काम कर रहा है ना, मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा अतर सिंह जी सीधा सा सवाल है भाई। वो कह रहे हैं कि हमें किसान नेताओं का, संयुक्त किसान मोर्चे का और किसान संगठनों का समर्थन है, इसलिए हमने इस्तीफा दिया और इसलिए हम वापस आ रहे हैं। उनका केवल इतना सा कहना है। अतर सिंह जी भाई देखिए, किसी किसान मोर्चा ने आईएनएलडी को समर्थन नहीं दिया। ये सबके सामने चौटाला साहब, इतने बुजुर्ग आदमी हमारे नेता है चौटाला साहब, पूरा देश सम्मान करता है, उनको माइक तक नहीं दिया स्टेजों पे, तो क्या फायदा वहां जाने का? जहां चाणक्य ने एक बात कही थी। करते हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो? माइक तक झील लिया चौटाला साहब, झूठी बात आपको पता नहीं क्या? ये दुनिया को पता है। चौटाला साहब को माइक तक नहीं दिया, आप कह रहे हो? मुझे पता है, मैं साथ था, मैं साथ में था। अपने लड्डू उस दिन मैं साथ में था। अपने लड्डू आपकी माला कितने बांटो? आपको अपने लड्डू आपकी माला कितने बांटो? देखिए रेड्डू साहब ऐसा है, आप तो लठ बांट रहे हो, हम तो लड्डू बांट रहे हैं, आप तो लठ बांट रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, लठ वाला तो बोल ही रहा है, लठ वाले तो बोल रहे हैं, यहाँ तो लड्डू वाले बोल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन रेड्डू साहब, प्रजातंत्र लड्डू वाले बोल रहे हैं, आप लठ बांटने वाले हो। प्रजातंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो एक बात कहिए सुन रहे हैं। चौटाला साहब सबके सम्मानित हैं, लेकिन चौटाला साहब की जिस तरह तुमने बेइज्जती करी बुला करके किसान उनके प्रोग्रामों में, यह दुखदायी है, सबको टीज होती है। 80 साल के बुजुर्ग की तुमने वहां बेइज्जती करके रख दी, यह तरीका ठीक नहीं है। आप चुनाव अतर सिंह जी ऐसे कोई बेइज्जती नहीं होती, जो आप बेइज्जती की बात कर रहे हो। चौटाला साहब को किसानों ने अपनी पलकों पर बिठाया, पलकों पर बिठा करके उनका स्वागत किया। अगर 2 आदमी भेज करके आप झूठा प्रचार करवाओगे तो वो नहीं चलेगा। किसान जानता है, खाली कांग्रेस के किसान समझता है। हरियाणा के जितने जो चौटाला सरकार में जो एमएलए मंत्री थे, सबको दर्द है, सबके साथ क्या हुआ था मत खुलवाओ हमारे से, सारे देश को पता है अभय सिंह चौटाला उनके साथ क्या क्या किया था।
अब तक उनकी बाजू पे प्लस्तर को नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, रहने दो इन बातों को, ठीक है सर, मत खुलवाओ। ठीक है सर, रेडू जी, और रेडू मत जी, खुलवाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं टू द पॉइंट आता हूँ, टू द पॉइंट आता हूँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, रेडू जी, रेडू जी, ठीक है, अतर सिंह जी, मैं मुद्दे पर वापस लौट कर आता हूँ। ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो सर वक्त इसमें जाया होता रहेगा। रेडू साहब, मुझे वो मुद्दे बताइए सर, मुझे वो मुद्दे बताइए जो आप ऐलनाबाद की जनता के सामने लेकर जाएंगे कि भाई हमें वोट दीजिए इस मुद्दे के ऊपर। देखिए सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 काले कानून लागू करके, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है देश के लिए कितना खतरनाक है, ये बार बार रेडू साहब, मैं टोकता नहीं, लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी है। अब ये भी बात आप जानते हैं कि अगर ये बात आप जनता के सामने लेकर जाएंगे कि भाई हम 3 कृषि कानूनों को रद्द करवा देंगे, तो जनता सर इतनी पागल नहीं है जो समझ लेगी कि केवल 1 सीट अगर आपको दे दी तो आप किसानों के इस काले कानूनों को रद्द करवा देंगे, वो भी इस बात को लेकर जिसको लेकर आप इस्तीफा दे चुके हैं। तो सर वाकई उन मुद्दों का जिक्र कीजिए जो ग्राउंडेड है। नहीं होंगे, नहीं। अच्छा, आप रद्द करवा देंगे कानूनों को? आप अगर जीतते हैं तो कानून रद्द हो जाएंगे? आप अगर जीतते हैं तो कानून रद्द होंगे क्या? नहीं, हमारे से रद्द नहीं होंगे, हमारे से नहीं होंगे केशव जी, हम रद्द नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम इनके विरोध में आवाज उठा सकते हैं। किसान परेशान है, दुखी फिर से इस्तीफा देंगे? इसके अलावा फिर से इस्तीफा देंगे? आज तक अभय सिंह जी, इनेलो परिवार, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से 1967 से लेकर के 2019 तक ऐलनाबाद हल्का चौटाला परिवार में विश्वास जमाए हुए है और उनका विश्वास रखे हुए है, उस विश्वास के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। वहां पर पानी का एक नाला तक नहीं जा करता, 5 नहर इनेलो परिवार ने वहां पर निकलवाने की बात की है, विकास के सारे कार्य करवाए। मैं इन अपने भाइयों से भी जरा पूछिए, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, इन्होंने कितने हवाई अड्डे ऐलनाबाद में बनवाने का काम किया? 10 साल कांग्रेस रही है। आप मुझसे 20 साल पिछली बात पूछने से पहले उनसे पूछिए, 10 साल कांग्रेस का जो है ना वहां पर शासन रहा है, कितनी नहरें बनवाई, कितने स्टेडियम बनवाए, कितने हॉस्पिटल और जो मेडिकल कॉलेज बनवाने का इन्होंने काम किया। 20 साल से विपक्ष का शासन है, क्या करवाया? आज वो ये कह रहे हैं कि वहां पर लोगों की छातियां नापने का काम करेंगे। कोई कहता है सरकार के साथ मिलेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपका विकास होगा। 7 साल तक आपने क्यों नहीं करवाया? अब तक कहाँ सो रहे थे? इलेक्शन आ गया तो आपको याद आ गया। बड़ौदा हल्के में भी ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। बाई इलेक्शन में मलिक साहब, रमन मलिक जी, मैं जवाब लेता हूं, खरीदवा चलाता हूं आपके पास, जनता नहीं, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। रमन मलिक जी, जी बोलिए सर, सुन रहे हैं। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा रेडू साहब से कि एक चीज बताएं कि जब से ऐलनाबाद का विधायक बने चौटाला जी, उसके बाद उन्होंने क्या काम कराया? वो अभी एक जो लिस्ट रूप बना के बता रहे थे, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाजपा की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं रोका जो अजय जी ने बोला हो, चौटाला साहब ने बोला हो, तो उन्होंने नहीं रोका। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर हमने रोका नहीं और आप बोलते हो आपने करवाया, तो आपने जो मूलभूत विकास के कार्य थे जो ऐलनाबाद को चाहिए थे वो क्यों नहीं करवाए? क्योंकि आपका इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि पहले भी पिछली योजना में एलओपी बन के मिनिस्टर की हैसियत पाके उसमें डोलना घूमना था और उसमें भगीरथ बनने जाना था और भगीरथ की जगह पीडब्ल्यूडी बन के आ गए। अब आती है दूसरी टर्म में जनता ने साथ नहीं दिया आपका। आप एक ठीक है मलिक साहब, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर, ये बताइए। हमारा मुद्दा साफ सुथरा है कि ऐलनाबाद को जिस प्रकार से बाकी प्रदेश के अंदर विधानसभाएं हैं जिनका प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, उस तरीके से ऐलनाबाद को भी एक अच्छा विधायक मिले और अच्छे विधायक के साथ अच्छा काम मिले और उस काम का नतीजा लेके अगली बारी 2024 में फिर से वो विधायक अपनी रिपोर्ट कार्ड ले जाके दिखाए कि जी मैंने ये काम करे, आपने ये बोला था, मैंने ये भी करा और इसके अलावा ये भी करा, इसलिए मेरे को दोबारा आप चुने। यानी कि आपको ये लगता है कि जब आप जनता को जाकर ये कहेंगे कि आप सरकार के साथ इस विधानसभा सीट को ऐलनाबाद को चलने का मौका मिल रहा है तो जनता आपकी इस बात को स्वीकार करेगी। बिल्कुल
करेगी। उन्होंने ठीक है। देखा है कि जहां ठीक है। जहां सरकार के साथ विधानसभाएं ऐसी थी जो मूलभूत तरीके ठीक है से सर, ठीक है सर। सरकार खालिद के जी। विरोध में चलती थी। खालिद जी। जब अभी सरकार अभी के मलिक साहब एक तो मिनट। वहाँ विकास मलिक साहब ठीक है मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब वापस मलिक साहब लौटता रुके तो हूं। सही। खालिद जी बोलिए। अभी विजेंद्र भाई कह रहे थे कि हम नए सिरे से विधायक बनेंगे अभय सिंह चौटाला जी, तो वो आवाज उठाएंगे। एक साइड वो ये भी कह रहे हैं कि लंबे समय से सीट किसके पास है, चौटाला परिवार के पास है। तो ये इस बात को सुनकर बड़ा दुख होता है विजेंद्र भाई कि इतने दिनों से आपका सीट पे कब्जा है और आप कहते हैं कि अभी हम आवाज उठाएंगे। तो आपकी आवाज का नतीजा ये है कि किसान आपके सामने चुनाव लड़ने को तैयार है। अब जो दूसरी बात आई आपने कि कांग्रेस के 10 साल के साल में क्या हुआ और अभी जो सरकार चल रही है इसके शासनकाल में क्या हुआ। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप वहां के आपके अभय सिंह चौटाला जी अनिलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेवारी होती है कि अब हम अपने हल्के की बात उठाए और हल्के के मुद्दों को उठाए विधानसभा में, विधानसभा में अपने हल्के के लिए कुछ लेके आए। ये विधायक की जिम्मेवारी होती है। लेकिन आपने वो जिम्मेवारी नहीं निभाई, उसका ठीकरा आप ऐसे फोड़ना चाहते हैं कि 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने क्या किया और अब जो सरकार चल रही है, इसका तो आपको मैं बता देता हूं, आपकी पुरानी साथी, आपको पुराने लोग हैं, आपका तालमेल इनसे होना चाहिए था और नहीं है तो इस प्रदेश की बदकिस्मती है। आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि आप लोगों ने कभी ऐलनाबाद के लिए सोचा ही नहीं। अब हमारे रमन मलिक जी कह रहे हैं कि ये हम ऐसा करेंगे कि वहां पे एक अच्छा विधायक देंगे तो जो 2024 में रिपोर्ट कार्ड देगा। मलिक साहब, एक साइड आप कहते हैं कि 90 विधानसभाओं का विकास एक जैसा हो रहा है, एक तरफ आप आज ये खुद ही आप कहते हैं कि हाँ इसके बाद हम करेंगे, अगर बीजेपी वहां से विधायक हमको ऐलनाबाद हमको विधायक देता है तो हम विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं भी तभी आती है जब वहां चुनाव होता है, बिल्कुल बड़ौदा की तरह। आपकी घोषणाएं किसी भी क्षेत्र के लिए मलिक साहब तब आती हैं, आप सुनो तो सही मलिक साहब, राहुल गांधी की मलिक साहब सुनो, आप राहुल जी की बात ना ही करें तो बेटर है। वो सुनो, अब सुनो, इससे आपका कद नहीं बढ़ने वाला। हमेशा ऊपर थूकने का क्या होता है कि सर के मुंह के ऊपर आगे गिरता है। इससे कोई फायदा नहीं है मलिक साहब, इससे कोई फायदा नहीं है मलिक साहब, इससे कोई फायदा नहीं है। आसमान का थूकोगे तो सीधा मुंह पे आएगा, आसमान पे थूकोगे सीधा मुंह पे आएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐलनाबाद की एक चुनाव की, एक विधानसभा सीट की, एक विधानसभा सीट की बात हम कर रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए कि क्या आपका विकास तब शुरू होगा जब आपको वहां से भाजपा का विधायक मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं 3-4 विधानसभा ऐसी गिनवा देता हूं जहां आपकी सरकार 7 साल से कुछ नहीं दे पाई है। आपके सुनना चाहेंगे क्या? आप सुनना चाहेंगे क्या? आप इधर चले जाइए, गुड़गांव से आगे बढ़ जाइए, गुड़गांव से आगे बढ़ जाइए, आपके लिए जो राजनीतिक क्षेत्र अच्छा मसाला जहां आपको मिलता है, वहां आपके कई विधानसभा ऐसी, पुनाना में एक पैसा आपका नहीं गया है, फिरोजपुर झुरका में आपका एक पैसा नहीं गया है। आप चेक करा लीजिएगा और इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। आपका भी ये कहना मुझे बताया नहीं था, वहां एक पैसा नहीं गया है। तो ये आपकी जो 90 विधानसभाओं की आइडियोलॉजी है कि आप 90 विधानसभाओं का एक साथ विकास कर रहे हैं, तो उसमें तो आप ये तो आप कहिए मत हरियाणा को। आपकी घोषणाएं हुई थी, बड़ौदा उपचुनाव में, उनका क्या हुआ आपने बताया क्यों नहीं? खालिद जी, क्या हुआ? खालिद जी, तो कांग्रेस क्या दूसरों की कमी गिनवाने के लिए ऐलनाबाद में कमी नहीं, आप सुनिए मेरे भाई, कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? कमी की बात, कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रही है? हाँ, मैं मुद्दे लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अरे सुनो तो सही मलिक साहब, हम कमियां नहीं गिनवा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में इस समय स्थिति क्या है। इस प्रदेश में इस समय स्थिति क्या है? एलएलडी के पास एक विधायक था, वो किसानों की सहानुभूति लेने के लिए छोड़ के चला जाता है मैदान, विधानसभा में सरकार से एक सवाल नहीं पूछता है। सरकार इस समय जो चल रही है, ये तीनों लोग बीजेपी, आईएलडी, जेजेपी एक परिवार है। अलग अलग चेहरा दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है, वो फायदा देखते रहिए। हम ये कहते हैं अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते तो हम मजबूत विपक्ष हरियाणा का है और मजबूत होंगे। मजबूती से जो चीज हमको नहीं मिलेगी वो हम सरकार के सामने रखेंगे। कोई भी तरीका हो सकता है, उसका विधानसभा हो सकता है, सड़क हो सकता है, जहां भी हमको बात रखनी हम रखेंगे। एक मजबूत विपक्ष के लिए हम अपना वोट मांगेंगे। और जो सरकार है इस समय प्रदेश में सरकार है दोनों पार्टियों की, उनकी स्थिति आपने नामांकन में भी देखी। उनका झंडा बोरी के बोरे, उनके झंडे किस तरह ट्राली के ट्राली झंडे जलाए गए, आपने देखा उनकी स्थिति क्या है प्रदेश में। और आईएलडी जो चाहती थी कि किसानों की सहानुभूति मिलेगी, उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो भ्रम था उस भ्रम को खत्म कर दिया है और उनका इसका जल्दी ही उनका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है सर, मेरे पास समय की भी कमी है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे, एक बार सभी के पास में आऊंगा। अतर सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। देखिए केशव जी, एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र भाई बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस को तो चुनाव लड़ने का वहां से बिल्कुल अधिकार नहीं।
क्योंकि हर लोग ट्रैक्टर किसान के लिए पूजनीय है। अंबाला में और दिल्ली में जिस तरह से किसान का ट्रैक्टर पूछ कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली राहुल बाबा की टीम ने, और ट्रैक्टर पे सोफा लगा के बैठ गए, इसलिए वहां तो चुनाव दिन का खत्म हो गया। इनको तो आराम से अपने घर बैठ जाना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूंगा, जो भी किसान नेता हैं या जो भी पार्टी के लोग हैं, बड़ौदा के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जगाया। देखिए, आपको उसका पता होना चाहिए। हम तो बात ही कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल बना रहे हैं। उसके बाद बड़ौदा का चुनाव हुआ, सच्चाई बता रहा हूँ। चुनाव में हुआ क्या कि हमको हरियाणा के लोगों ने अपनी सहानुभूति दी, अपना समर्थन। ठीक है सर, फाइनल कमेंट है, वापस आ जाऊंगा, समय मैं लूंगा। देखिए, मैं केशव जी कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। मैं कहता हूं जो किसान संगठन है वो आराम से अपना प्रचार करें, रैली करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की रैली को या किसी की यात्रा को या किसी की बैठक में बिगड़ डालने का बिल्कुल अधिकार ना करें। और ये तरीका प्रदेश में बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे अराजकता फैलेगी, विरोध होगा, नुकसान होगा प्रदेश का। इसलिए सब लोग आंदोलन करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। मैं अपील करता हूं इस बात। ठीक है, चौहान साहब फाइनल कमेंट। देखेगा विकास कार्य के लिए जो है हर कोई कोशिश करता है, हर वो अपना होता है, पर जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के और जो है जनमत और क्या नाम पब्लिक देखती है, क्योंकि अब कांग्रेस है, इनेलो है, जब ये अपना सत्ता में ही नहीं है और उसके बाद में जब इतने दिनों से अब तक कोई विकास कह रहे कि नहीं हुआ है, और विकास फिर कैसे, कहां से? अगर रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट आता है, कहीं कुछ होता है तो आदमी सोचता भी है, पर फिर भी इसके बावजूद हर किसी को अपना अपना राइट है, अपना जो चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का, उसके बाद कहनी सुननी भी चाहिए और उसके बाद उसको कहने भी देना चाहिए। विजेंद्र जी रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट सर। आज सभी किसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हैं, गरीब मजदूर सभी छोटे दुकानदार लोकदल पार्टी के साथ है। अभय सिंह चौटाला को जिताने का काम करेंगे और जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने पैरासूट के जरिए वहां पर कैंडिडेट उतारने का काम किया है, उनका 2 नवंबर को उनको पता लग जाएगा। और दोनों की ही बहुत ही थोड़ी जमानत जब्त ही होगी दोनों की। भाजपा का तो बिल्कुल 100% जमानत जब्त है, चाहे रतन सिंह जोर लगा ले, चाहे रमन जी जोर लगा ले, इनकी जमानत जब्त होनी है। और कांग्रेस पार्टी का भी वहां कोई दाना कहीं भी दाना नहीं है। खालिद जी, इनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। ठीक है, मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि ये जब बड़ौदा का इस प्रदेश में चुनाव हुआ तो उस तरह में कॉन्फिडेंट लोगों में इस तरह भी था, लेकिन आपको बता देता हूं प्रदेश एक विकल्प ढूंढ रहा है, और विकल्प इस समय कांग्रेस से बेहतर प्रदेश के पास नहीं है, इस देश के पास नहीं है। और दोनों सभी पार्टियों का चेहरा बहुत जल्दी उनके सामने आएगा, उनको पता लगेगा कि वो प्रदेश के लोगों से किस तरह दूर जा चुके हैं, उनके मद्दों से किस तरह दूर जा चुके हैं। अच्छे से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए आप। नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, आप तो इस्तीफा देके आगे विधानसभा से। ठीक है सर, आप तो छोड़ के आगे ना वहां बात। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। रमन जी, रमन मलिक जी फाइनल कमेंट 40 सेकंड जल्दी से। देखिए, सिर्फ इतना सा बोलूंगा, एक रणछोड़ दास है जो रण छोड़ के भाग गए, और दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रदेश को दबा के लूटा। इन दोनों के सामने एक ऐसा विकल्प है जो ये कहता है कि रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, पास होऊंगा तो दोबारा पास करना, फेल होऊंगा तो डांट मारना, और हम सीखेंगे आपकी डांट से। ये जो समर्पण है प्रदेश की जनता के लिए, और अच्छा अगर कोई कैंडिडेट इसके साथ, इस भावना के साथ आता है कि जनता से आत्महत्या। ठीक है सर, बयान जारी कर चुके जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लठ लेके चले जाइए, किसानों में शामिल हो जाइए। ठीक है सर, गुंडागर्दी कर, ठीक है सर, ये आपका समर्पण जाहिर हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं खत्म करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने वापस लिया अपना बयान। ठीक है सर, ठीक है सर, रमन, ठीक है सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने कीमती सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है।